नमस्कार। आज हम जरा जीडीपी पर बात करेंगे, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। क्या ये वाकई भारत जैसे देश के विकास को मापने का सही तरीका है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख भी हैं इस पर, जैसे जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, और कुछ हिंदी लेख भी हैं जो कहते हैं कि जीडीपी एक भ्रामक मापक है भारत के लिए। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी की सीमाएं क्या हैं, खासकर भारत में, और वो जो आंकड़ों में हेरफेर की बातें होती हैं उनमें कितना दम है। हाँ। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि टोटल जीडीपी में तो हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति जीडीपी देखते हैं तो 136वें नंबर पर। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, ये विरोधाभासी असल कहानी कहता है। चलिए इसी को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जीडीपी होता क्या है, एकदम आसान भाषा में अगर समझे तो। देखिए, जीडीपी बेसिकली किसी देश में एक तय समय में, मान लीजिए एक साल में, जितनी भी चीजें और सेवाएं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उनकी कुल बाजार कीमत है। अच्छा, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, बिल्कुल। ये बस आर्थिक गतिविधि की मात्रा बताता है कि कितना सामान और सेवाएं पैदा हुई। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं तो है। फिर कमी कहाँ रह जाती है, खासकर भारत जैसे देश में? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीमा है ये धन का असमान वितरण नहीं दिखाता। जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, पर वो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। हाँ, जैसे वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी 2023 में, वो बताती है कि भारत के जो टॉप 1% सबसे अमीर लोग हैं ना, उनके पास देश की 50% से ज्यादा संपत्ति है। 50% से ज्यादा सिर्फ 1% लोगों के पास? हाँ, तो सोचिए, जब हम कहते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो आंकड़ा तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब उसी कमाई को पूरी आबादी में बांटा जाता है, प्रति व्यक्ति, तो हम सीधे 136वें नंबर पर आ जाते हैं। ओह, तो इससे साफ है कि जीडीपी ग्रोथ का फायदा शायद ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। मतलब बढ़ती जीडीपी का मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर सुधर ही रहा हो। बिल्कुल नहीं। प्रति व्यक्ति जीडीपी कम होना तो यही दिखाता है कि औसतन हर इंसान के हिस्से कम आय आ रही है। और फिर आप देखिए, 2023 तक भी हमारी 26% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। जीडीपी आंकड़े थोड़ी बताते हैं कि लोगों को साफ पानी मिल रहा है या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। ये सब तो जीवन स्तर के लिए बहुत जरूरी हैं, पर जीडीपी इनको नहीं देखता। सही बात है। और पर्यावरण का क्या? विकास के चक्कर में अक्सर उसकी बलि चढ़ जाती है। हाँ, ये जीडीपी की एक और बहुत बहुत गंभीर कमी है। ये विकास की पर्यावरणीय लागत को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। जैसे दिल्ली जैसे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। वहाँ हवा की क्वालिटी WHO के मानकों से पता नहीं कितने गुना ज्यादा खराब है। हाँ, वो तो है। अब मान लीजिए कोयला खनन बढ़ता है या नई फैक्ट्रियां लगती हैं जिनसे प्रदूषण होता है। इनसे जीडीपी तो बढ़ेगा क्योंकि आर्थिक गतिविधि हो रही है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? हवा खराब हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, जंगल कट रहे हैं। इसका असर लंबे समय में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, लोगों की सेहत पर पड़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाएं भी कहती हैं कि आगे चलकर आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है, पर जीडीपी इस नुकसान को नहीं गिनता। और एक और चीज, घरों में जो काम होता है, खासकर महिलाएं करती हैं, खाना बनाना, बच्चों बूढ़ों की देखभाल करना, उसका क्या? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जीडीपी सिर्फ उन चीजों और सेवाओं को गिनता है जो बाजार में खरीदी या बेची जाती हैं। अच्छा। जो ये अवैतनिक घरेलू काम है जिस पर हमारा समाज और हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक टिकी हुई है, उसे जीडीपी में कोई जगह नहीं मिलती। वो पूरी तरह से अदृश्य है आंकड़ों में। और ये काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं जीडीपी के हिसाब से। और एक और अजीब बात पता है क्या है जीडीपी की? क्या? इसमें कभी-कभी नकारात्मक चीजें भी पॉजिटिव गिनी जाती हैं। नकारात्मक चीजें पॉजिटिव? कैसे? मतलब? जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कोई बड़ा तूफान आया, बहुत नुकसान हुआ। हाँ। अब उसके बाद जो पुनर्निर्माण होगा, मरम्मत होगी, उस पर जो पैसा खर्च होगा वो जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि वो भी तो एक आर्थिक गतिविधि है। अरे, पर ये तो नुकसान की भरपाई है। बिल्कुल, ये कोई असली प्रगति थोड़ी है। ये तो आपदा से हुए नुकसान को ठीक करने का खर्च है। पर जीडीपी के आंकड़ों में ये बढ़ोतरी के तौर पर दिखेगा। ये एक तरह का भ्रम है। फिर
क्या भारत में आर्थिक आंकड़ों जैसे जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, इनमें हेरफेर करना आसान है? ये आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मिली-जुली और जटिल है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ संगठित क्षेत्र है, कॉर्पोरेट जगत वगैरह, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जहां शायद 80% लोग काम करते हैं, छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान। हाँ। अब इस असंगठित क्षेत्र से एकदम सटीक, भरोसेमंद डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो होता क्या है कि काफी हद तक अनुमानों पर निर्भर रहना पड़ता है, और जहां अनुमान होते हैं वहां थोड़ी बहुत हेरफेर की गुंजाइश तो बनी जाती है, जानबूझकर हो या अनजाने में। हाँ, मुझे याद है 2015 में जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका बदला गया था, बेस ईयर बदला था शायद। उसके बाद एकदम से ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। कई अर्थशास्त्रियों ने उस पर सवाल भी उठाए थे। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा उदाहरण है। उस बदलाव से आंकड़े ऊपर तो गए, पर क्या वो वास्तविक सुधार दिखा रहे थे, इस पर बहस हुई। हम्म। इसके अलावा एक और तरीका होता है डेटा का चयनात्मक उपयोग। मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अच्छे आंकड़ों को ज्यादा हाईलाइट करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था या असंगठित क्षेत्र की जो मुश्किलें हैं उनको कम दिखाएं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, या फिर जैसे बेरोजगारी दर है, आप उसकी परिभाषा को थोड़ा बदल दें तो आंकड़ा कम दिखने लगता है। जैसे वो CMI है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो स्वतंत्र रूप से आंकड़े जारी करती है। उनके बेरोजगारी के आंकड़े अक्सर सरकारी आंकड़ों से ज्यादा होते हैं। ओह, और महंगाई? महंगाई के आंकड़ों में भी ये संभव है। जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI होता है ना, जो आम आदमी की महंगाई मापता है। उसमें अलग अलग चीजों का एक वेटेज होता है, खाने का इतना, कपड़े का इतना वगैरह। उस वेटेज को एडजस्ट करके भी फाइनल आंकड़े को प्रभावित किया जा सकता है। तो मतलब एक ऐसी तस्वीर पेश की जा सकती है जो शायद पूरी तरह से सही ना हो या सिर्फ एक पहलू दिखाती हो। हाँ, कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो सकारात्मक चीजें हैं, मान लीजिए निवेश थोड़ा बढ़ा या एक्सपोर्ट में मामूली बढ़ोतरी हुई, उसे बहुत बड़ा करके पेश किया जाता है। और जो गहरी समस्याएं हैं, जैसे गांव की गरीबी है या खेती का संकट है या बेरोजगारी है, वो शायद उतनी हेडलाइन नहीं बन पाती। तो अगर जीडीपी इतनी कमियां रखता है, इतनी अधूरी तस्वीर दिखाता है, तो क्या हमारे पास विकास को मापने के कुछ बेहतर तरीके हैं? विकल्प क्या हैं? हाँ बिल्कुल है। कई विकल्प हैं जिन पर दुनिया भर में बात होती है। सबसे मशहूर तो है मानव विकास सूचकांक, HDI। हाँ, HDI तो सुना है। UNDP निकालता है ना? हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये सिर्फ आय नहीं देखता, ये शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बराबर का महत्व देता है। मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, ये सब। तो भारत कहाँ है HDI में? शो में 132वें स्थान पर था। ये दिखाता है कि सिर्फ जीडीपी के लिहाज से टॉप 5 में होना काफी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारी चुनौतियां अभी भी काफी बड़ी हैं। हाँ, ये फर्क तो साफ है। और भी तो कुछ इंडिकेटर्स हैं शायद, जैसे वो GPI और भूटान वाला GNH। हाँ, GPI यानी जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, वास्तविक प्रगति संकेतक। ये जीडीपी में से पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत और सामाजिक लागतें जैसे अपराध या असमानता, इनको घटाता है। तो ये ज्यादा सच्ची तस्वीर देता है। अच्छा। और भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, वो तो पूरी तरह से अलग मॉडल है। वो पैसे से ज्यादा लोगों की खुशहाली, संस्कृति, पर्यावरण और अच्छे शासन पर जोर देता है। लेकिन क्या भारत में इन विकल्पों का इस्तेमाल होता है? बहुत ही कम। मतलब चर्चा होती है, लेकिन नीति निर्माण में, पॉलिसी बनाने में अभी भी जीडीपी का ही बोलबाला है। इन वैकल्पिक मापदंडों का इस्तेमाल लगभग न के बराबर है। और पता है, जीडीपी का ये फोकस जो है वो भारत की कुछ बहुत गहरी संरचनात्मक समस्याओं को भी एक तरह से छिपा लेता है। जैसे शहरों और गांव के बीच बढ़ती खाई। आज भी हमारी करीब 65% आबादी गांव में रहती है, लेकिन सुविधाएं, मौके, आय सब शहरों में ज्यादा केंद्रित हैं। जीडीपी इस असमानता को नहीं पकड़ता। या फिर वो असंगठित क्षेत्र की बात हमने की, 80% लोग वहां हैं, कम मजदूरी पर, बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। जीडीपी बढ़ता रहता है, पर उनकी हालत शायद वैसी ही रहती है। कृषि संकट है, जहां 40% से ज्यादा लोग लगे हैं, पर वो सेक्टर खुद कई मुश्किलों से जूझ रहा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा सरकारी निवेश अभी भी कई देशों के मुकाबले कम है। जीडीपी इन सब गहरी सच्चाइयों पर पर्दा डाल देता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये तो साफ है कि जीडीपी खासकर भारत जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स देश के लिए विकास की पूरी कहानी नहीं कहता,
बल्कि काफी कुछ जरूरी छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, ये आय की भारी असमानता को नजरअंदाज करता है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे नहीं गिनता, घरों में होने वाले जरूरी काम को कोई महत्व नहीं देता और जीवन की गुणवत्ता के जो असल पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशी, उन पर चुप रहता है। और साथ ही आंकड़े जमा करने की अपनी चुनौतियां हैं और उनमें हेरफेर की जो आशंका है वो इसकी विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान लगाती है। बिल्कुल, बेहतर विकल्प मौजूद हैं, पर शायद उन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है या इच्छा शक्ति की। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर जीडीपी विकास का सही पैमाना नहीं है या कम से कम अधूरा है, तो फिर हमारे नीति निर्धारकों को, हमारी सरकारों को देश की वास्तविक प्रगति को मापने और उसे सही दिशा देने के लिए किन दूसरे संकेतकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर सोचने की जरूरत है।